पिता का होना अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि आदमी जानता है कि वो कहीं भी हार जाए, पिता की नजरों में वो कभी हारा नहीं होता। भले पिता नारियल के खोल वाली सख्ती ओढ़े रखे, लेकिन हर पिता का दिल एक बच्चे से भी ज्यादा भावुक होता है। भद्रवस्ती ने खूब कहा है कि हर शख्स को गुमान है कि मंजिल नहीं है तू, तो ये बताइए कि पिता किसके पास है। और बात भी सही है कि पिता वो छांव है जिसकी बराबरी कोई शख्स नहीं कर सकता। ऐसे में जब रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना शुरू करते हैं तो पिता का अलग पहलू मिलता है जो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव ला सकता है जैसे पिता आपकी साइकिल को पकड़कर आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हों। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आपको वेल्थ मैनेजमेंट के साथ आपको अमीर गरीब के फासलों के बारे में एक ऐसा पुल दिखाती है जहां आप अपना सफर खुद तय करते हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ऐसा क्या लिखा कि सारी दुनिया इस किताब की दीवानी है, और कैसे ये किताब हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी हुई है। किताब की शुरुआत में जब रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते, तो क्लियर हो जाता है कि किताब सिर्फ एक पक्षीय नहीं है, निष्पक्ष होकर सभी पहलुओं पर रोशनी डालेगी। ये लाइन ठीक टाइटल के नीचे है, इसीलिए इसकी अहमियत उतनी ही है जैसे किसी पिता का हाथ आपके कंधे पर हो। जिग जिगलर इस किताब के लिए कहते हैं कि अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। और ये हम सभी मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं भी होकर बहुत कुछ है, क्योंकि सभी की जरूरतें पैसे से ही पूरी होती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का हुनर रखती है, तो आप रिच डैड पुअर डैड के किसी भी पन्ने को हल्के में नहीं ले सकते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें रॉबर्ट ने समर्पण में भी साफ साफ लिखा है कि बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक उनके माता पिता ही हैं। अभी आप माता पिता नहीं भी हैं तो ये मत सोचिए कि यह किताब आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये दावे से कहता हूं कि अमीर बनने की ख्वाहिश हर जीवित इंसान के अंदर है। तो आइए सुनते हैं क्या है इसके आगे। रिच डैड पुअर डैड की सह लेखक शेरॉन लेक्टर हैं, जिन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में उन्होंने साफ कहा है कि एक समय तक उन्हें भी यही लगा था कि पारिवारिक मास्टर प्लान के तहत अगर बिग अकाउंटिंग फर्म में नौकरी मिल गई तो जीवन का लक्ष्य हासिल हो गया है। लेकिन जब एक दिन उनके बेटे ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं, तो शेरॉन की बोलती बंद हो गई थी। ये वाकई चौंकाने वाली बात भी थी, क्योंकि हम सब ने सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो मिलेंगे कबाब, और बाकी कुछ भी करोगे तो देने पड़ेंगे जवाब। अब ऐसे में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कोई सीख देने की बात करे तो चौंकना लाजमी है। शेरॉन के बेटे ने माइकल जॉर्डन, मैडोना और बिल गेट्स के उदाहरण देकर बोलती बंद कर दी थी। शेरॉन आगे कहती हैं कि एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते वो इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती, जबकि उनको पॉकेट मनी और क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। इसी वजह से शेरॉन का बेटा कॉलेज के टाइम में ही कर्ज में डूब गया था। अब माँ अपने बेटे को ऐसे उलझन में पड़े देखेगी तो कैसे शांत रहेगी। लेकिन एक दिन शेरॉन के पति माइकल ने उसे फोन करके बताया कि उनके सामने रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो अपने शैक्षणिक उत्पाद को पेटेंट करवाना चाहते हैं, और जिससे शेरॉन की समस्या भी सुलझ सकती है। उम्मीद की रोशनी कहीं से भी आए तो हौसला तो मिल ही जाता है। रॉबर्ट से मिलकर शेरॉन को और भी ताज्जुब हुआ जब उन्होंने ये बताया कि कैसे हम सब एक चूहा दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी में बस एक दिनचर्या के हिसाब से उन सब चीजों का अनुसरण करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पैदा होने से लेकर एक बेहतरीन नौकरी के बाद भी हर दंपत्ति अपने बाकी के दिन चूहा दौड़ में गुजारते हैं। ये चूहा दौड़ और कुछ नहीं, बड़ी सी कंपनी में मालिकों के लिए काम करना, सरकार के लिए टैक्स भरना, होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्जे चुकाने के लिए काम करना है। और चूंकि हर पीढ़ी इससे जूझ चुकी होती है, तो वे अपनी अगली पीढ़ी को और भी ज्यादा पढ़ने और बेहतर नौकरी करने के बारे में ही बताते हैं। रॉबर्ट से मिलकर शेरॉन को समझ में आया कि चूहा दौड़ से निकलने के लिए जरूरी है
अकाउंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट में निपुण होना। रॉबर्ट के चूहा दौड़ से संबंधित एक खेल में जब शेरॉन के साथ कुछ अन्य लोगों ने हिस्सा लिया तो सबको समझ में आया कि रॉबर्ट क्या कहना चाहते थे, क्योंकि खेल के बाद जब कैश फ्लो पर चर्चा हुई तो सबका नजरिया काफी हद तक बदल गया था। इतना तो क्लियर था कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यही चाहते थे कि लोगों को पैसे की बेहतर समझ विकसित हो। रॉबर्ट से मिलकर शेरॉन ने गौर किया कि उसकी तरह उनकी भी चिंता है कि पूरी दुनिया में अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी होते हुए 47 की उम्र तक रिटायर हो चुके थे, दुनिया भर में निवेश कर चुके थे। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानूसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आता। रॉबर्ट ने बातों बातों में बताया कि कोई कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है, जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। कंपनी अपना खर्च कम करती है और बाजार इसे पसंद करता है, और इसी के तहत जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो अमीर होते हैं, कर्मचारी हारते हैं, निवेशक और मालिक जीतते हैं। यानी बाजीगर बनने के लिए हर बार हारकर जीतने वाला फंडा नहीं अपनाना है। यही फर्क है अपनी किस्मत पर खुद अपना कंट्रोल रखना या फिर अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में सौंप देना। रॉबर्ट ने आगे बताया कि धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, इसीलिए मन लगाकर पढ़ने और नौकरी खोजने की सलाह देना खतरनाक है। शेरॉन से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने पूछ लिया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह अकाउंटिंग सिखाएं, किस तरह उन्हें निवेश के बारे में बताएं कि बोरियत भी नहीं हो और इसकी कद्र भी बढ़े। शेरॉन ने पूछा कि किस तरह यह प्रोसेस माता पिता के लिए आसान हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें खुद इसकी समझ ना हो। और इसका जवाब जो रॉबर्ट ने दिया वो लाजवाब कर देने वाला था। उनका जवाब था रिच डैड पुअर डैड और उसके अध्याय जहां सारा राज छुपा है। टू बी और नॉट टू बी वाला जैसा है। कैसे? तो सुनिए। बकौल रॉबर्ट उनके दो डैड थे, एक अमीर और एक गरीब। दोनों अपने करियर में सफल थे, काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक पैसे के लिए परेशान रहे और मरे तो पीछे कर्जे छोड़ गए। वहीं दूसरे डैड ने अपने पीछे दूसरों के लिए करोड़ों डॉलर की दौलत छोड़ी। यहां देखने वाली बात यह है कि अगर रॉबर्ट के पास आम लोगों की तरह एक ही डैड होते तो या तो वो सलाह मानते या फिर ठुकराते। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे तो जाहिर है कि विरोधाभास भी दो तरीके के होंगे। इस वजह से रॉबर्ट उन दोनों की सलाह पर एनालिसिस करते थे और फिर किसी फैसले पर पहुंचते थे। एक डैड कहते कि टैक्स देने से गरीबों की मदद होती है, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि टैक्स सिर्फ उनके लिए इनाम है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैड हमेशा सैलरी, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल सुविधाओं और छुट्टी के बारे में सोचते रहते थे, जबकि दूसरे डैड को पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में भरोसा था। वो सुविधा भोगी मानसिकता के खिलाफ रहते थे। इन्हीं माहौल में रहते हुए रॉबर्ट ने देखा कि लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। 9 वर्ष की उम्र में ही रॉबर्ट ने फैसला ले लिया था कि पैसे को लेकर वो सिर्फ अमीर डैड की बात मानेंगे, और ऐसा करने का मतलब था गरीब डैड को नजरअंदाज करना, जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां थीं। इसके बाद कियोसाकी जिक्र करते हैं रॉबर्ट फर्स्ट की उस कालजयी पोएट्री का, यानी कि कविता का, जिसके मायने अलग हैं। वो पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, जो कियोसाकी के सबसे करीब है। वो खुद कहते हैं कि गरीब डैड की सलाह और नजरिए को दरकिनार करना उनके लिए कठिन था, लेकिन यही वो फैसला भी था जिससे कियोसाकी की जिंदगी को एक नई दिशा मिली। जैसे ही रॉबर्ट ने फैसला कर लिया कि उन्हें किसकी बात सुननी है, उसके तुरंत बाद ही उनकी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। उनके अमीर डैड ने उन्हें 39 सालों तक सब कुछ सिखाया, और तब तक सिखाया जब तक उन्हें खुद तसल्ली नहीं हो गई। और उसके बाद उन्होंने सिखाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि रॉबर्ट सब समझ चुके हैं, और उनकी मोटी बुद्धि में वो सारी बातें ऐसी भरी हैं जैसे आलू के पराठे में आलू भरे जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसे में असीम ताकत है, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो सब चौपट हो जाता है। पैसा हाथ का मैल है, ये सबसे गलत धारणा है। अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है तो आप खुद को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं।
सिर्फ पॉजिटिव रवैये से कोई समस्या हल नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहां कभी नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है। और यही वो वजह है जिसके कारण वो सारी जिंदगी पैसे कमाने और उन पैसों को बचाने में बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट की जब धन संबंधी पढ़ाई शुरू हुई तो वे केवल 9 साल के थे, और उस टाइम उनके अमीर डैड ने जो भी पाठ पढ़ाया वो रॉबर्ट को आसान लगा। यानी ये तो क्लियर है कि बचपन की सीख हमेशा काम आती है। सारी बातों को अगर साइड करेंगे तो रॉबर्ट के अनुसार टोटल 6 पाठ ऐसे थे जो उनके डैड ने उन्हें पढ़ाए थे। रिच डैड पुअर डैड में उन्हीं सभी पाठों को सामने लाया गया है, और उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से एक 9 साल का बच्चा भी समझ जाए। यहाँ हर पाठ किसी जवाब के तौर पर नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक के तौर पर रखा गया है, क्योंकि हर पाठ एक दिशा देगी जो एक चौराहे पर जाकर मिलेंगे। वो चौराहा कौन सा है ये तो सारे पाठ खत्म होने पर पता चलेगा। यहाँ हर पाठ ऐसे मार्गदर्शक हैं जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे। चाहे रंग बदलती इस क्षण भंगुर दुनिया में कुछ भी होता रहे, इसलिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उन पाठों से रूबरू होना। चैप्टर 2 एंड लेसन 1। रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड से कुल 6 सबक सीखे थे जिससे अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये सबक सीखने में कितने पापड़ बेलने पड़े ये भी एक सबक है। 1956 में जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि वो अमीर बन सकते हैं, और जवाब में पिता ने यही कहा कि जब वो खुद अमीर नहीं है तो इसका जवाब कैसे देंगे। उन्होंने यही कहा कि अमीर बनने से पहले पैसे बनाना सीखना जरूरी है। ये बात रॉबर्ट को जंच गई और वो अपने जिगरी माइक के साथ जुट गए पैसा बनाने में। लेकिन बचपन की मासूमियत का लेवल इतना हाई था कि रॉबर्ट और माइक टूथपेस्ट ट्यूब को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ सिक्के बनाने में जुट गए थे, और उन्हें लगा कि पैसा बनाने का मतलब यही होता है। वो तो गनीमत थी कि सही समय पर रॉबर्ट के पिता ने देख लिया और बताया कि यह एक गैर कानूनी काम है। अब जरा सोचिए, जिन्होंने नोटबंदी के समय ऐसे पैसे बनाए होंगे तो क्या हुआ होगा। बहरहाल पैसा बनाना तो नहीं हो पाया। हाँ, उनके पिता ने साफ कहा कि उनमें मौलिक विचार और रचनात्मकता प्रचुर है, लेकिन इससे अमीर कैसे बनेंगे ये सवाल अभी भी वहीं टिका हुआ था। रॉबर्ट के डैड ने बताया कि अमीर बनने का तरीका जानना है तो माइक के पिता से मिलो, जो अमीर भी हैं और पैसे बनाना भी जानते हैं। इस जवाब से माइक भी चौंक गया था। माइक ने पूछा कि स्कूल के बच्चों के सामने तो वे भी अमीर नहीं हैं, न शानदार कार है और न ही आलीशान घर, तो फिर उसके पापा कैसे ज्यादा अमीर हुए। रॉबर्ट के पिता ने समझाया कि सिर्फ ज्यादा पैसा मिल जाने से आप अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए पैसे से पैसे कमाना आना जरूरी है। उन पैसों के संचयन या मैनेजमेंट को सीखना जरूरी है, जिसमें माइक के पिता को महारत हासिल है। इसलिए अमीर बनने की सीख सिर्फ वही दे सकते हैं। ये बात दोनों को जम गई और तय हुआ कि अब उनके पीछे पड़ा जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? माइक के डैड बड़े व्यवसायी थे। उनके पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स चेन और रेस्टोरेंट्स थे, जिसकी वजह से वो देर से घर आते और काम में ज्यादा बिजी रहते। उनसे मिलना आसान नहीं था। चूंकि माइक ने भी पूरी कोशिश की थी कि रॉबर्ट से उनकी मुलाकात हो जाए, इसलिए रॉबर्ट को उम्मीद थी कि दोस्त के पिता होने के नाते वे जरूर ट्रिक सिखाएंगे। 9 साल का बच्चा और कितना सोचेगा। रॉबर्ट की किस्मत अच्छी थी या जैसी भी थी, माइक के पिता ने मिलने की मंजूरी दे दी। जब मिलना हुआ तो माइक के डैड ने कहा कि वो पैसे बनाना सिखा तो देंगे, लेकिन इसके बदले में उन दोनों को उनके लिए काम करना होगा, जिसके लिए वो 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से मेहनताना देंगे। हर वीकेंड 3 घंटे का समय देना होगा, जिसके लिए उन्हें 30 सेंट प्रति घंटे मिलेंगे, और साथ में अमीर बनने की सीख भी। अब उस टाइम के हिसाब से इतने पैसे बहुत कम थे, और साथ में कॉमिक्स के अलावा सॉफ्टबॉल खेल की कुर्बानी भी देनी थी। मामला पेचीदा था, लेकिन अमीर बनने की ललक ऐसी चीज है कि बच्चे भी अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देने से नहीं हिचकते। एक नए सबक के लिए रॉबर्ट और माइक तैयार थे। अगले दिन से दोनों काम पर शुरू हो गए। वो हर वीकेंड 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते, उनकी धूल झाड़ते और फिर उन्हें कायदे से उनकी जगह पर वापस रख देते।
काम बोरिंग भी था और मेहनत वाला भी, और काम के हिसाब से पैसे तो कम मिल ही रहे थे। लेकिन क्या ऐसे अमीर बन सकते हैं? ये मामला 3 हफ्ते तक ही चला।